आज यह क्लास एक बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो वैकेंसीज आई है उसमें वर्ग 6 से 8 के लिए एक डेमो क्लास है, हिस्ट्री की डेमो क्लास है। हमने इसके अपने पेड बैचेस लॉन्च किए हैं, तो इस डेमो के माध्यम से आप यह देख पाएंगे कि पेड बैच में आपकी क्लासेस किस तरीके से चलने वाली हैं। आज सीटेट की क्लास नहीं है, आज यह जो है पेड बैचेस के लिए डेमो क्लासेस है हिस्ट्री की। हम उस तरीके से ही इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है और आज आप सभी लोग सीटेट वाले हिस्ट्री को पढ़िएगा मेरे साथ में। तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। यहां पर क्लास को स्टार्ट करें तो यह आज आपकी क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 वर्ग 6 से 8 में डेमो क्लास 2 हिस्ट्री 4 PM अनुपम सर। आपको कल एक डेमो क्लास मिला था ज्योग्राफी का भाई राज राणा सर। अब मैं आपको यहां पे हिस्ट्री का डेमो देने वाला हूं आज की क्लास में। और बेसिकली मैं आपको एक इंट्रोडक्शन यहां पर एक बेसिक आपको दे दूं, उसको थोड़ा सा समझना कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी हम इतिहास की बात करेंगे, तो इतिहास को बेसिकली जो उसका वर्गीकरण किया जाता है इतिहास का, वो 3 रूपों में किया जाता है। पहला हो जाएगा एंशिएंट, यानी जिसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। दूसरा हो जाएगा मीडिएवल, यानी इसको हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। तीसरा हो जाएगा मॉडर्न, यानी इसको हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। और चौथा इसका हो जाता है जिसको हम कहते हैं विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरीके से इतिहास को 4 वर्गों में हमने डिवाइड किया हुआ है, इस बात को याद कर लीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिस बढ़िया टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है भैया? हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं? हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इस हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक से कई सवाल भी पेपर में आए हैं, तो उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का वेलकम है। पिछले पेपर की अगर बात करेंगे तो पिछले पेपर में कई महत्वपूर्ण सवाल भी आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम उन सवाल को करेंगे। H1 का मतलब है हिस्ट्री 1। पिछला जो पेपर हुआ बिहार में, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन नंबर 1 रोपण, ऑप्शन नंबर 2 संगोल, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया। तो यह जो प्रश्न है यह बीपीएससी में पूछा गया था, हिस्ट्री का प्रश्न, कि कौन सा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। यूट्यूब पर इतने बड़े बड़े महाज्ञानी पढ़े, एक हमारे और मतलब शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि मैं हिस्ट्री का पितामह हूं, हिस्ट्री का मैं पितामह भीष्म हूं, मैं जहां पे खड़ा हो जाऊं बच्चे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं हिस्ट्री के लिए। उन्होंने इस सवाल का क्या उत्तर बता दिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भाई पितामह भीष्म है वो सब्जेक्ट, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई पितामह भीष्म जो है बूढ़े आ गए हैं, उनमें इतना नहीं रहा है ना। वास्तव में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, याद रखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को लेकर के, क्योंकि कल को आप भी ऑब्जेक्शन करो कि भाई अनुपम सर आपने जो है गलत उत्तर बता दिया। इसको लेकर के मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आंसर की भी डाउनलोड की हुई है। तो आंसर की में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है हिस्ट्री H1 का ऑप्शन क्या दे रखा है? सी इसका ऑप्शन दे रखा है, कालीबंगा इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह पिछले साल आपके पेपर में पूछा गया है। तो इससे आप तैयार हो जाएं कि हाँ भाई ये इस तरीके से क्लास मतलब पेपर में होता है। तो पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा या कालीबंगन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
एक अगला प्रश्न आपके सामने है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बताएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? इस प्रश्न का जरा जवाब दीजिएगा। सीटेट वाले जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं भैया। ये आज बिहार शिक्षक भर्ती के लिए डेमो क्लास है जो हम पेड बैच लॉन्च करेंगे, तो आप सीटेट वाले भी पढ़ लो। ये हिस्ट्री का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता आप सीटेट वालों के लिए भी है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ लो। और जो लोग पेड बैच लेना चाहेंगे वो वहां पर मेरा कूपन कोड लगाइएगा अनुपम कैपिटल में, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती बीएसबी का पेड बैच लेना चाह रहे हैं तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांस्य धातु से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? कांस्य धातु से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांस्य धातु से बनी हुई थी। इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला सवाल प्रश्न संख्या 3 का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? कुबरदार बैल, घोड़ा, गाय या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुबरदार बैल इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को यहां पर समझने की कोशिश कर लीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे, जो 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, ठीक है भैया। ये 3 क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में पूछे गए थे, जो पिछला 26 तारीख को पेपर हुआ था 1,70,000 शिक्षक भर्ती वाला बिहार में, ठीक है। यहां तक तो ये 3 सवाल मैंने आपको करा दिए, ठीक है। यूपी इंस्पायर हाउ बेटा, थोड़ा सा कमेंट करने से पहले पढ़ भी ले। इतना कमेंट इतना पेस्ट करोगे तो भाग भी खराब हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस तो रख ले मेरे भाई, मैं वही चीज पढ़ाऊंगा बेटा मेरे लाल। मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो थोड़ा पेशेंस तो रख ले। इतनी कमेंट कर दिए, पहले थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी पढ़ाओ, पहले पढ़ ले बेटा, थ्योरी ही पढ़ाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन थे, इतने में हवा खराब होगी तेरी भाई। एक क्वेश्चन का नहीं जवाब दे पाओगे, इतनी तो तैयारी है तुम्हारी। पहले एक बार ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि ये 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं इसी टॉपिक से। कौन से टॉपिक से? हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद में जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा वो आज उसकी थ्योरी तो पढ़ाऊंगा। तो इतने में 20 बार कमेंट करने की क्या जरूरत है? इतना पेशेंस है नहीं क्या? चलिए ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान रखना, अब हम बात करेंगे हड़प्पा की कहानी। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना हड़प्पा सभ्यता की कहानी क्या है। अब पूरा बेस समझना है इसका। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले 1856 में जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक। जब सबसे पहले जो है भैया रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहां से? कराची से लाहौर तक, याद रख लीजिएगा 1856 में। इस काम में जो इंजीनियर जुटे थे उनको एक पुराना स्थल मिला और वो इंजीनियर थे जिनको ब्रांटन बंधु कहते हैं, जिनमें 2 इंजीनियर थे, जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन। क्या? जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन 2 व्यक्ति थे, जिन 2 व्यक्तियों को हड़प्पा के पुराना स्थल मिले सबसे पहले, और जो कहां पे? आधुनिक पाकिस्तान में है। और जहां पे सबसे पहले पंजाब में कराची से लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वो भी कहां पर है भैया? वो भी आज के पाकिस्तान में है। वो भी कहां पर भैया? आज के पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहले कायदे से जो जानकारी प्राप्त हुई, वो कायदे से जानकारी प्राप्त हुई 1856 के समय, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और उस रेलवे लाइन को बिछाने वाले जो इंजीनियर लोग थे, जिनमें ब्रांटन बंधु और विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन 2 थे, उनको इसके बारे में पता चला।
हालांकि उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरीके से नष्ट भी हो गई, क्योंकि उनको तो पता नहीं था ना कि भैया यहाँ पे जो है और कोई सभ्यता हो सकती है। उनको तो लगा कि भैया ये कोई पुराना खंडहर है जहां से हम क्या कर सकते हैं, ईंटें उखाड़ लेंगे। बात क्लियर है? जितने भी दोस्त जुड़े हैं भैया सेशन में, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो भैया, और यदि पहली बार चैनल को ज्वाइन कर रहे हो भैया तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या कर लेना भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। सभी लोग क्या कर दो, सेशन को एक बार लाइक कर दो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है? यहां पर समझना ध्यान से। अब तो इससे कई इमारतें पूरी तरीके से क्या हो गई भैया, नष्ट हो गई। उसके बाद फिर इस सभ्यता पर क्या हुआ, खोज हुई। इस ध्यान रखिए, समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वो 4700 साल पहले माने जाते हैं। कब के माने जाते हैं मेरे दोस्तों? तो 4700 साल पहले माने जाते हैं। चलिए आगे चलेंगे। तो यह तो आपके दिमाग में एक बेस आ गया कि हां सर, हड़प्पा की जो कहानी है वो एनसीईआरटी में इस तरीके से दी गई है। ठीक है भैया, एनसीईआरटी में इस तरीके से हड़प्पा की कहानी जो है दी गई है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और चीजों को समझेंगे। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। समझना, पहले समझने की कोशिश करिएगा। दो प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं। एक तो प्रश्न आता है कि सर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया। दूसरा प्रश्न समझ में आता है कि सर इसका जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया। एक इसका नाम, कई जगह इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी इसका नाम मिलता है। तो आखिरकार इसका नाम ऐसे कई नाम कैसे रखे गए, इसके बारे में बात करेंगे यहां पे। तो इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था, जो सिंधु नदी के आसपास था। कौन सी नदी के आसपास था? सिंधु नदी के आसपास था। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इस सभ्यता को पहले जो नाम दिया गया वो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। बात क्लियर भैया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जितने भी नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, आज इस हिस्ट्री की क्लास को पढ़ लो, कल से आपकी सीटेट की क्लास एज वेल एज चलेगी भैया, है ना? ठीक है, ढंग से पढ़ लो, सीटेट में काम देगा ये। तो इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार सर इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम क्यों रखा गया। याद रखिएगा, कालांतर में इस सभ्यता के साक्ष्य सिंधु नदी के अलावा कई क्षेत्रों में प्राप्त हुए। इसलिए पुरातत्वविदों के द्वारा इस सभ्यता का नाम इसके सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। हड़प्पा के नाम पे हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, याद रखना। क्लियर है? मतलब क्या था कि पहले याद रख लीजिएगा, जो सभ्यता थी, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था जो सिंधु नदी के आसपास मौजूद था, इसलिए इस पूरी सभ्यता को नाम क्या दे दिया भैया? इसलिए इस पूरी सभ्यता को नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम दे दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया। लेकिन बाद में समझने की कोशिश करना, बाद में जब इसके और स्थानों की खोज की गई जो सिंधु नदी के अलावा और भी कई नदियों के पास मौजूद थे, तो फिर एक क्वेश्चन उठा कि भैया इतनी बड़ी सभ्यता का नाम आप एक नदी के ऊपर कैसे रख सकते हो। तो फिर इस सभ्यता का नाम दोबारा से बदल करके इसके पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर रख दिया गया। अतः वर्तमान में इस सभ्यता का नाम क्या है भैया? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। वर्तमान में इस सभ्यता का नाम क्या हो जाएगा भैया? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। बात क्लियर है? यहां तक ये बात समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दो भैया। जिनको भी ये बात समझ में आ रही है भैया, आप सभी ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कि हां सर हमारी ये बात समझ में आ रही है। जब क्लास खत्म हो जाए तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, या जो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे वह भी ऑफलाइन कमेंट करना। आज आपका कंसेप्ट एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो
दूसरी बात समझना, इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता का आकार क्या था भैया? इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। यह भी पेपर में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का और जो भैया आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। कितने फैली हुई थी भैया? तो यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। याद रखना, सबसे पहली जानकारी 1826 में मिल गई थी भैया, चार्ल्स मैसन ने बता दिया था, लेकिन तब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस बात को याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस सभ्यता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको आज हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, अच्छा आप लोग कमेंट करके तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इन चारों में जो नामों में अलग अलग नाम क्यों रखे गए, यह डाउट आपका क्लियर है? तो यस लिख देना एक बार, ठीक है। चलिए ठीक है। अरे वंदना जी, आज एक डेमो क्लास है, इसलिए आज ये डेमो क्लास करा रहा हूं। कल से आपकी सीटेट की क्लास ही चलेगी। एक दिन अगर ये हिस्ट्री पढ़ लोगे तो तबीयत खराब नहीं होगी, हिस्ट्री भी पेपर में आती है, आज इसको पढ़ लो। अच्छा, दूसरी बात, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई थी। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इस सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन ने अपनी पुस्तक नरेटिव ऑफ जर्नी में 1842 में लिखा। 1826 में इन्होंने बेसिकली वर्बली बताया कि साहब ऐसे ऐसे कोई वहां पे सभ्यता है इस क्षेत्र में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने 1842 में अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी। उसमें इन्होंने इस सभ्यता के बारे में ओपनली चीजों के बारे में बताया। बात क्लियर है? भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, जिन्होंने 1853 में इस सभ्यता के बारे में बताया। जब भारत में ब्रिटिश काल था, जब भारत में ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे यहां पर, तो ब्रिटिश लोग शासन जब कर रहे थे तो उस वक्त हमारे यहां पे एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था इंडियन आर्कोलॉजिकल सिस्टम, यानी जो भी था इंडियन आर्कोलॉजिकल सिस्टम, यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, है ना, उस था। तो उसकी शुरुआत जो की थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी भारत में। तो भारत में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, भारतीय पुरातत्व विभाग था, उसकी शुरुआत की थी किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता भी मानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1853 में इन्होंने भी बताया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय अगर आपसे पूछा जाए कि इस भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाएगा, तो जाएगा लॉर्ड कर्जन को जाएगा, जो उस वक्त भारत के वायसराय थे। जो उस वक्त क्या थे भैया? भारत के वायसराय थे। इस बात को याद रख लीजिएगा, जो उस वक्त भारत के वायसराय थे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। बात क्लियर है? 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका प्रतिवेदन दिया। क्या दिया भैया? इसका प्रतिवेदन दिया 1912 में। जे.एफ. फ्लीट ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका क्या दिया भैया? प्रतिवेदन दिया, मतलब इसके बारे में बताया, सभ्यता के बारे में। फिर इतनी पूरी जर्नी रही, उसके बाद सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता के पहले स्थल को खोजा जिसका नाम था हड़प्पा। अब तक अलग अलग तरीके से बात हो रही थी, लेकिन सबसे पहले ऑफिशियली हड़प्पा को खोजा गया। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब कि अगर हम बात करेंगे यहां पे कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इस हड़प्पा सभ्यता की खोज को लेकर के कई कहानी है। जैसे 1826 में सबसे पहले इसके बारे में चार्ल्स मैसन ने भी जानकारी दी। चार्ल्स मैसन ने 1842 में अपनी किताब लिखी नरेटिव ऑफ जर्नी, उसमें भी इन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद इस सभ्यता के बारे में और कई लोगों ने जानकारी दी, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में कहा। उसके बाद में
1912 में JF फ्लीट ने इस सभ्यता के बारे में बात की। अंततः राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज कर दी। हड़प्पा की खोज कर दी। तो इस तरीके से इस सभ्यता के यहां पे खोज क्रम यहां पर हमने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए। जब दयाराम साहनी ने, और जो है याद रख लीजिएगा यहां पे, जब दयाराम साहनी ने मेरे प्यारे साथियों इस सभ्यता के पहले स्थल 1921 में इसकी खोज की, किसके दिशा निर्देशन में? जॉन मार्शल के में। तो फिर सर जॉन मार्शल ने द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, एक अखबार पत्र है, उसमें 1924 में इस सभ्यता को विश्व पटल पर रखा। इस सभ्यता के बारे में पूरे विश्व को जानकारी दी। किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा दी गई, 1924 में दी गई। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ये वहां का न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसमें इन्होंने पूरी दुनिया के बारे में जानकारी दी। पूरे YouTube पे इतना बढ़िया कंटेंट कोई आपको पढ़ा रहा हो ना, तो आप मेरा नाम बदल देना। आप लोग कमेंट तो खूब कर रहे हो, खूब परेशान हो रहे हो, लेकिन कायदे से आज एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता पूरी थ्योरी में, क्योंकि यह पेड बैच की क्लास है, मतलब डेमो क्लास है, तो उसमें मैं वैसे ही तो पढ़ाऊंगा जैसा मैं पेड बैच में पढ़ाता हूं। तो पेड बैच के लिए उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो इसको थोड़ा पढ़ लो, बढ़िया है आपके लिए कंटेंट। पेड बैच में भी इसी तरीके से कंटेंट पढ़ाऊंगा तगड़ी से। आप में से जिसको भी बैच लेना है, एप्लीकेशन से जाकर के बैच ले लीजिएगा और मेरा कूपन कोड लगा लीजिएगा अनुपम के नाम से, कैपिटल में, केवल अनुपम, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। ठीक है भैया, तो ये बात तो रही भैया किसके बारे में? तो ये बात तो रही भैया केवल के हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब आगे चलेंगे। सिंधु सभ्यता को नाम सिंधु सभ्यता देने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या है? सर जॉन मार्शल है। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता जो नाम दिया गया, जॉन मार्शल ने दिया गया, क्योंकि हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की इनके सामने, तो उन्होंने नाम दे दिया। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का उपयोग अधिक होता था। जब इस सभ्यता के बारे में देखा गया तो इस सभ्यता के लोग कांसे धातु का उपयोग बहुत ज्यादा करते थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को क्या कहते हैं भैया? इस सभ्यता को याद रख लीजिएगा, और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सभ्यता को क्या कहते हैं भैया? इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया आपके? यहां तक बता दो कि हां सर ये बात हमारी समझ में यहां तक आ चुकी है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये पुस्तक है, याद रखना, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, यह एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में जॉन मार्शल ने इसे भारतीय सभ्यता भी नाम दिया गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता का एक दूसरा नाम भी है भारतीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है भारतीय सभ्यता, और ये भारतीय सभ्यता नाम हमको मिलता है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक में जॉन मार्शल ने ये इसको नाम दिया है। क्या? जॉन मार्शल ने ये जो नाम दिया है, याद रखना। ठीक है, चलिए। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता नाम दिया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता नाम किसने दिया है, तो गार्डन चाइल्ड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। इस सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वो सरस्वती घाटी में मिले हैं, जो हकरा घग्गर क्षेत्र है। क्या है? हकरा घग्गर क्षेत्र है, राजस्थान वाले एरिया में, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल कौन सी नदी घाटी में मिले थे? तब सरस्वती नदी घाटी में। सरस्वती नदी घाटी का भी एक क्षेत्र था हकरा घग्गर क्षेत्र। कौन सा भैया? हकरा घग्गर क्षेत्र, इसको पढ़ लेना। कौन सा था भैया? हकरा घग्गर क्षेत्र। हकरा घग्गर क्षेत्र था जहां पे इसके अधिकांश स्थल जो हमको मिले थे। बात क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो कि हां सर ये बात हमारी यहां पर समझ में आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंटल की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। किसको भैया? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है भैया, किसको? हड़प्पा सभ्यता को। इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा है। गार्डन चाइल्ड के द्वारा इसको निश्चित तौर पे, जॉन मार्शल ने इसको भारतीय सभ्यता भी कहा है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन अपनी पुस्तक में भी कहा, याद रख लीजिएगा। इस सभ्यता को विश्व पटल पर जॉन मार्शल के द्वारा रखा गया। सिंधु सभ्यता नाम भी जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को भेजा इस सभ्यता की खोज के लिए, तो 1921 में उन्होंने हड़प्पा स्थल को खोजा। इस बात को आपको यहां पे समझना पड़ेगा। कार्बन डेटिंग पद्धति याद रख लीजिएगा। कार्बन डेटिंग पद्धति जो आधुनिक पद्धति, जिससे किसी भी चीज कितनी पुरानी हो सकती है यह पता चल जाता है कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की जो लगभग तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। क्या भैया? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। क्या भैया? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो कितना है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर हमने इन चीजों की जानकारी मिली है। इस चीज को नोट कर लेना, इस चीज को आप यहां पर समझ लेना। ठीक है, बताओ यहां तक एक एक बात क्लियर हो गई? यहां पे एकदम 100% क्लियर है, तो एक बार यस कर दो कि हां सर ये बात क्लियर है। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है तो बता दो कि हां सर ये बात क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना, एक एक चीज को समझ लेना, इसका एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट बना लेना। पेड बैच में मैं से बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाता हूं हिस्ट्री। आशुतोष नारायण हिस्ट्री के लिए बोल रहे थे ना बेटा तुम, तो यह हिस्ट्री का एक पहला डेमो है, देख लो बेटा। तुमको हिस्ट्री अगर पसंद आ रही है तो जाकर के एप्लीकेशन पर बिहार का बैच खरीद लेना अगर बिहार की तैयारी कर रहे हो तो, या अगर और कोई स्पेशल हिस्ट्री का बैच आएगा तो मैं तब तक आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री। अच्छा लगा हो तो भैया ऑफलाइन भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए तो ये बात क्लियर हो गई। यहां पे ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक एक पॉइंट। अब आगे चलेंगे, याद रखना अब एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मैंने इसमें एनसीईआरटी को भी कवर किया है, एससीईआरटी को भी कवर किया। याद रखना इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। याद रखना इन नगरों की विशेषता अगर आपसे पूछा जाए, यानी अब तक की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता को देखा, हमने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को समझा, हड़प्पा सभ्यता की कैसे कैसे खोज हुई इसको हमने समझा। अब हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में समझेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, कई नगर ऐसे हैं जिनको 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगरों का जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था। नगरों का जो पश्चिमी भाग होता था वो छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पर बना होता था, याद रख लीजिएगा। वही पूर्वी हिस्सा इसका बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। तो इससे क्या पता चल रहा है? ऊपर के जो लोग हैं वो एलीट क्लास के लोग होंगे, राजा टाइप के लोग होंगे, अच्छे पैसे वाले लोग होंगे। वो नगरों के पश्चिमी भाग में रहते थे जो ऊंचे हिस्से पर बसा हुआ था। बाकी नगरों का जो निचला हिस्सा था वो बड़ा भी था, निचला था, जहां निश्चित तौर पे लेबर क्वालिटी के लोग जो हैं रहते होंगे। कौन रहते होंगे यहां पे? लेबर क्वालिटी के लोग रहते होंगे। ऊंचाई वाले भाग के को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में नगर दुर्ग किसको कहा जाता है? तो जो नगरों में जो ऊंचाई वाले भाग पर बसे हुए थे उनको नगर दुर्ग कहा गया है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें कैसी बनी होती थी?
पक्की ईंटों की बनी होती थी। याद रखिएगा, यह पेपर में कई बार पूछा भी गया भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों की जो चार दीवारियां हैं, जो चहुदीवारियां हैं, वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। ऐसा करके कई बार ऑप्शन में पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में ऐसा करके पूछा गया है। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा, इस बात को आप यहां पर समझ लीजिएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो किसकी बनी थी? पक्की ईंटों की बनी थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो आप उस जमाने को देख करो भैया, उस जमाने की ईंटों को भी देख लो, आज भी बहुत ज्यादा मजबूत हैं। तो अगर अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में आप हमें कुछ बताइए, तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ भैया, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का यह मामला था। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगर थे, इन चीजों को समझ लेना, इन चीजों को यहां पर नोट कर लेना। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब थोड़ा सा, अब हम यहां पे आएंगे धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अब हम उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे भैया। अब जब बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे तो तनिक यहां पर आप समझने की कोशिश करो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज कैसे हैं। यह भारत है उस क्षेत्र का मानचित्र में। अब सिंधु किसी भी चीज के चार हिस्से हो सकते हैं भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बात क्लियर है, चार हिस्से हो सकते हैं। अब उन चार हिस्सों में अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नॉर्दर्न पॉइंट था, जिसको हम कहते हैं उत्तरी बिंदु, जो चिनाब नदी के किनारे था, जिसका नाम था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में था। कहां था भैया? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए भैया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो उसके उत्तरी बिंदु का नाम हो जाएगा मांडा, जम्मू कश्मीर में, और जो चिनाब नदी में हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है, जो ईस्टर्न पॉइंट है, उसका नाम है आलमगीरपुर, जो मेरठ में था। और कौन सी नदी के किनारे था? हिंडन नदी के किनारे था। भाई है तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे है, उत्तरी स्थल चिनाब नदी के किनारे है, जो कि पहला खोजा गया स्थल सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए तो उसका नाम रख दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में जॉन मार्शल के द्वारा तो नाम रखा गया, बाद में फिर सभ्यता का नाम इसके पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर रख दिया गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु था वो दायमाबाद था, जो महाराष्ट्र में था। वो सदर्न बॉर्डर था, जो गोदावरी नदी पर स्थित था। किस पर स्थित था भैया? जो गोदावरी नदी पर स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है? दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है और वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वही सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु है, इसको हम कहते हैं सुतकांगे डोर, यहां पर कहते हैं। और ये सुतकांगे डोर कहां पर है? बलूचिस्तान में है, जो इसका पश्चिमी बिंदु है। और वहां कौन सी नदी पर है? दास्क नदी पर है। कौन सी नदी है यहां पे? दास्क नदी। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु। ये हो जाएगा भैया सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दायमाबाद हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु दायमाबाद हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु यह हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु आपके सामने यह हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो यहां तक पहले एक बार यस कमेंट कर दो। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के चारों पॉइंट के बारे में पता चल गया। अगर चारों पॉइंट आपके समझ में आ गए तो सभी लोग एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर है। हाँ सर एक बार ये बात एकदम से क्लियर है। ठीक है भैया, चलिए क्लियर भैया, समझ में आ गया। यूपी इंस्पायर कह रहे नो, नहीं समझ में आया। तेरी कभी भी समझ में नहीं आएगा बेटा। जिसका ध्यान कमेंट करने में रहे उसके कभी समझ में नहीं आएगा। और 2-4 बार मैसेज कर, मैं पढ़ नहीं पाता हूं। एक बार मुझे दिखता नहीं हो और 4-6 बार कमेंट कर।
सोचो जिस व्यक्ति का एक बात को लिखने में 10 बार कमेंट करना हो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान ली लाइव देख रहा हूं और मुझे कमेंट करना होगा, तो मेरी जो आंखें रहेंगी वो कहां रहेंगी? कमेंट बॉक्स में तो रहेंगी। नो, यस, नो। अब ऊपर जो मास्टर क्या बक रहा है उस पर तो मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। सेम कहानी इसकी है, नो, यस, नो, यस, नो, यस। तो क्या हुआ? तभी तो इसकी समझ में नहीं आएगा भाई। ये कहानी है। जो भी लोग ज्यादा कमेंट करेंगे उनकी उतनी समस्या है। इतना बढ़िया कंटेंट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समझिए, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात समझना। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक इस सभ्यता का विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार ऐसे, नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका विस्तार कितना है? 1100 किलोमीटर। वहीं इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर है। वहीं इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कौन सा भैया? 1600 किलोमीटर हो जाएगा। क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? 1600 किलोमीटर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा। बोलो कि हाँ सर ये बात क्लियर है, बताओ। आगे बढ़े भैया, चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, ताकि मेरा नाम ले गुरुजी, आगे से तेरा नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है? चलो, ये बात क्लियर है, यहां तक आगे चलेंगे। अब हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के चारों कोनों के बारे में समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन स्थल को समझेंगे। किसको समझेंगे भैया? अब हम समझेंगे हड़प्पा कालीन स्थल को। देखो, हर एक चीज का एक बिल्कुल डायग्राम फिक्स है, उस डायग्राम के तरीके से काम होना चाहिए। क्लियर तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा आपकी समझ में आएगा, इधर उधर पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं कंप्लीट स्टडी में विश्वास करता हूं, संपूर्ण अध्ययन में विश्वास रखता हूं, तो मैं आपको संपूर्ण अध्ययन ही करवाऊंगा। लिकाये के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है के अध्यक्ष हैं सर जॉन मार्शल। उनके दिशा निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तथा उसके स्थलों की खोज हुई। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थलों की खोज हुई वो किसके दिशा निर्देशन में हुई? तो जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में हुई। इस बात को याद रख लीजिएगा। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग स्थानों की खोज की, बात रख ली। क्लियर है? चलो, अब कौन कौन से व्यक्ति थे जिसने हड़प्पा सभ्यता के स्थानों की खोज की? जैसे अब हम एक एक करके शहर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम जिस नगर के बारे में पढ़ेंगे वो नगर क्या हो जाएगा? हमारा हड़प्पा हो जाएगा। वो नगर क्या हो जाएगा? हमारा हड़प्पा। तो सबसे पहले हम कौन से बारे में बात करेंगे भैया? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर के बारे में जो सिंधु घाटी का है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। पॉइंट नंबर 1 पेपर में पूछा जा सकता है। इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के माउंट गोमेरी जिले में स्थित है, रावी नदी के किनारे। कहां पर भैया? वर्तमान में भैया, याद रख लीजिएगा। कहां पे भैया? तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के माउंट गोमेरी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? माउंट गोमेरी जिले में स्थित है। ठीक है भैया, क्लियर है? कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के माउंट गोमेरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा उनके सहयोगी मित्र माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। मतलब हड़प्पा की खोज अकेले राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ही नहीं की गई थी। अकेले राय बहादुर दयाराम साहनी ही उसमें नहीं थे, उसके साथ में उनके एक सहयोगी मित्र थे जिनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। तो उनके बारे में कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हम पढ़ाएंगे क्योंकि हम संपूर्ण अध्ययन में विश्वास रखते हैं, कंप्लीट स्टडी में करते हैं।
सहदेव कुमार दास कह रहे हैं सर आप टॉपिक को बहुत अच्छा तरीके से अरेंज किए, बहुत अच्छा लग रहा है सर आज का क्लास। शुक्रिया सहदेव भाई, काश जैसी आपने चीजों को समझ रहे हैं उसी तरीके से ये बाकी के बच्चे भी समझ जाएं तो इनका काम हो जाएगा। इनको खूब ढंग से कह के कि मैं परेशान हो गया कि भैया पढ़ लो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है। तो ये कहां पर ये सवाल पेपर में बन जाता है कि हड़प्पा क्या है, तो पहला खोजा गया स्थल है, किसने खोज की, कहां पर स्थित है, याद रखना। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, इसे सभ्यता का तोरण द्वार कहते हैं, प्रशासनिक नगर कहते हैं किसको, पूरी हड़प्पा सभ्यता का तोरण द्वार। तोरण द्वार मतलब एक प्रकार से एंट्री गेट टाइप का या मुख्य गेट टाइप का कहते हैं तोरण द्वार मतलब, है ना। तो इसे हड़प्पा सभ्यता का तोरण द्वार कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, प्रशासनिक नगर कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी किसको कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहते हैं वो हड़प्पा नगर को ही कहते हैं, जिसको इसका तोरण द्वार भी कहते हैं। बात क्लियर है, याद हो जाएगा, बताओ भैया, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे बात समझने की कोशिश करना। यहां पर यह बात आपकी यहां पे समझ में आ गई है, आगे बात करेंगे। हड़प्पा है कहां पर, तो नक्शे में आप देख लो, यहां पर जो मार्क किया हूं मैंने, यह मानचित्र में क्या हो जाएगा, यहां पर हड़प्पा भी हो जाएगा, यह मानचित्र में क्या हो जाएगा, यहां पर हड़प्पा भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या बात करेंगे हड़प्पा के बारे में, और बातें करेंगे। याद रख लीजिएगा, हड़प्पा स्थल से हमको पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ है। पेपर में पूछा जाएगा पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कुछ मछुआरों के चित्र भी प्राप्त हुए, कुछ फिशरमैन के चित्र भी प्राप्त हुए। सिर के बल नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, प्राप्त हुआ है। सिर के बल नग्न स्त्री का एक चित्र है जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, वह प्राप्त हुआ है। और इसको कहा गया उर्वरता की देवी। क्या, उर्वरता की देवी। हमने और आपने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया, तो हमने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया तो हमारी जननी माता है। तो ऐसे यहां पर जिस स्त्री को दिखाया गया जिसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई दिया है, इसका मतलब कि यहां के लोग प्रकृति प्रेमी ज्यादा होंगे, प्रकृति की पूजा करते होंगे, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, और इस तरीके से उसको वहां पर दिखाया गया है। याद रख लीजिएगा, एक इतिहासकार हुआ स्टुअर्ट पिगट, उस स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है किसने, स्टुअर्ट पिगट ने, तथा हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, ये पेपर में पूछा जाएंगे भैया। जो हायर के पेपर होते हैं, बीपीएससी जब पेपर सेट करता है एकदम डिटेल में सवाल पूछता है। पिछला वाला आपने देखा है, इस बार भी अगर बीपीएससी का पेपर होगा तो एक अच्छे लेवल का होगा, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा भैया, जुड़वा राजधानी कहा है। पूछा जा सकता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम में एक दुर्ग बनाया गया है, जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया गया। यानी नगर की रक्षा के लिए पश्चिम में एक दुर्ग बना है जो एक टीले पर बना है, उसे व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। जो आप यहां चित्र में देख पा रहे हो, यह एक दुर्ग टाइप का है जो एक टीले पर बना है, उसको किसने भैया, व्हीलर के द्वारा उसको माउंट एबी कहा गया, यानी टीला एबी कहा गया, याद रखना। निचले नगर क्षेत्र को माउंट ई कहा, यानी जो पश्चिम क्षेत्र हुआ करता था। मैंने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो दो भागों में स्थित हैं। पश्चिमी हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर है, पूर्वी हिस्सा थोड़ा निचले पर है। तो व्हीलर ने जो इसका पश्चिमी हिस्सा है उसको माउंट क्या कह दिया, ए बी कह दिया, जो कि जो निचला हिस्सा है उसको माउंट ई कह दिया। इस बात को समझ लेना, इस बात को यहां पे नोट कर लीजिएगा। बोलो क्लियर? इससे आपको काफी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, इससे आपको काफी नई नई चीजें यहां पे सीखने को मिलेंगी। आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, ये एक बीच में महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, हालांकि यह बैच जो डेमो में दे रहा हूं यह बीपीएससी के लिए है, लेकिन यदि आपके मिलने वाले जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि भैया आगामी 15 अक्टूबर को, कब,
आगामी 15 अक्टूबर को मैं एक मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं संपूर्ण एसएसटी फॉर सीटेट दिसंबर 2023 के लिए। कितने बजे भैया? शाम 4 बजे। कितने बजे भैया? शाम 4 बजे। तो अपने दोस्तों को एक बार बता सकते हैं, सीटेट के लिए एसएसटी पढ़नी हो तो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एसएसटी बाई अनुपम सर। आप सभी भी भाई एक बार कमेंट में लिख सकते हो एसएसटी बाई अनुपम सर। ठीक है, चलिए। हड़प्पा से हमको 2 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए, याद रख लीजिएगा। हड़प्पा से हमको क्या प्राप्त हुए? 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए, एक तो HR, एक R37, जहां से गठिया से मरे हुए व्यक्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या भैया कि हड़प्पा से हमको 2 कब्रिस्तान प्राप्त मिले, एक तो जिसका नाम है HR, एक R37। लेकिन अंतर है कि जो R37 में जो कब्रिस्तान है वहां से जो लोगों के हमको कंकाल मिले हैं, उनकी जब खोज करने पता चला कि वहां के जो लोग दफनाए गए, गठिया से मरे हुए लोगों को दफनाया गया R37 नामक कब्रिस्तान में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो। सोने का हार मिला है, कंगन भी मिला, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, 6 अन्नाकार मिले, 16 ताम्र भट्टियां मिली है, स्वास्तिक का चिन्ह भी यहां से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह भी यहां से प्राप्त हुआ है। ये पूरी की पूरी कहानी है भैया हमारी किसके बारे में? तो पूरी की पूरी कहानी हमारी क्लियर हो गई एक नगर के बारे में, हड़प्पा के बारे में। अब आगे डिस्कस करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। बोलो, ये बात यहां तक समझ में आ गई तो इसको बताएंगे कि हाँ अनुपम सर ये बात हमारी समझ में यहां पर आ चुकी है। हड़प्पा से हमको 2 कब्रिस्तान मिले, HR मिला है, R37 कब्रिस्तान हमको मिला है, सोने का हार मिला है, कंगन मिला है, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, 6 अन्नाकार मिले, 16 ताम्र भट्टियां मिली हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह वहां से हमको प्राप्त हुआ है। प्लस निचले दुर्ग को व्हीलर ने माउंट E कहा है, ऊंचे के दुर्ग को माउंट A भी कह दिया व्हीलर ने। स्टुअर्ट पिकट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कह दिया। स्टुअर्ट पिकट ने ही हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कह दिया। हड़प्पा सभ्यता से यानी हड़प्पा नगर से हमको मछुआरों के चित्र प्राप्त हुए, है ना। और पैर में सांप को दबाए हुए एक गरुड़ का चित्र भी हमको प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही सर के बल खड़ी हुई एक स्त्री का चित्र मिला, जिसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है कि ये लोग प्रकृति प्रेमी होंगे, प्रकृति की पूजा करते हैं। हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता का तोरण द्वार कहते हैं, प्रशासनिक नगर कहते हैं। खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी उनके सहयोगी मित्र माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के किनारे है। सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा। याद हो गया तो एक बार कमेंट करके बता दो, फिर हम आगे चलेंगे, अगले नगर की तरफ चलेंगे। और अगला नगर क्या भैया? मोहनजोदड़ो। अगला नगर क्या भैया? मोहनजोदड़ो। बात क्लियर है? चलिए बोलो, अगला नगर क्या हो जाएगा भैया? तो अगला नगर हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। चलो आगे बात करेंगे, याद रखना सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो शहर। जो कौन सी नदी के किनारे? तो मोहनजोदड़ो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे है, याद रखना। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसकी खोज की गई भैया? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह बात तो है, कई बार इसको पेपर में पूछा भी गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। लेकिन यह मृतकों का टीला कौन सी भाषा में इसका अर्थ है? सिंधी भाषा में इसका अर्थ हो जाएगा। किसमें हो जाएगा भैया? सिंधी भाषा में इसका यह अर्थ हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कहां पर है भैया यह स्थल? तो यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कहां पर स्थित भैया? लरकाना जिले में स्थित है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। यहां से भवन ईंटों द्वारा निर्मित है। यहां के भवन अधिकांश चीजें सीढ़ी का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है, याद रखना। प्रवेश गली में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब पलामू टाइगर और राजेश और भी जितने दोस्त हैं जरा समझना, राजेश मेरे भाई, हम जो कहते हैं वो सच कहते हैं, मेहनत करते हैं पढ़ाते वक्त, कंटेंट बनाते वक्त, तब कह रहे हैं। ये मैंने कंटेंट पहले ही बनाया हुआ, जितना मैं पहले ही पढ़ाता था
मोहनजोदड़ो में ये पढ़ाता हूं कि भैया कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और अगर आप यहां पर यह देखो, अगर आप यहां पर यह देखो कि जो आपके इस पेपर में, जो आपका ये जो पेपर हुआ है, इस पेपर में जो सवाल पूछा गया है, उस सवाल का जो दूसरा सवाल कौन सा है, तो जरा इस दूसरे सवाल को ही पढ़ लो। दूसरा भी सवाल यही पूछा गया, हिस्ट्री का, इसका मतलब हिस्ट्री, कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह पेपर में पूछा गया सवाल है और इसकी पूरी थ्योरी हम लोग जो अपनी क्लास में कराते हैं। तो जो लोग इधर उधर की कमेंट करते हैं उनका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भैया हमारा कंटेंट एक नंबर का है, कंटेंट में खूब काम करते हैं, तब जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, तब जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है भैया, तो ये पूरी की पूरी कहानी है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये पूरी की पूरी यहां पे कहानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाते मामला। ठीक है, तो आप लोग अब तो विश्वास करिए और हमारे साथ में जुड़िए, हमारे साथ में पढ़िए। मैं जो जो चीजें पढ़ाऊंगा, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत रिसर्च करके पढ़ाता हूं। समझ रहे भैया? तो आप भरपूर विश्वास करिए, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कंप्लीट विश्वास करेंगे। अमित शर्मा कह रहे सर कंटेंट बहुत अच्छा है, कंप्लीट स्टडी है, तभी तो हम कहते हैं अमित जी संपूर्ण अध्ययन, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं। मैं 10 किताब पढ़ता हूं, बढ़िया कंटेंट, पिछले साल के पेपरों को देखिए, उसके आधार पर कंटेंट में सुधार करिए। लेकिन बच्चों का तो अलग ही कहानी, उनको लगता है कि यार नहीं मामला कुछ भी चल रहा है। समझ रहे? इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। यहां पे ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर, ये यहां पर स्थित है। दूसरी बात, तो एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है एछार क्षेत्र से, यह भी पूछा गया पेपर में। अब आपसे देखो, यहां तक तो पेपर में यह पूछा गया है कि भैया कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो के, कंचन कुमारी जी समझना, मेरी बहन ढंग से समझना, अगर अगले पेपर में आपसे यह पूछ लिया जाए, यह तो पिछले साल में पूछ लिया कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है, तो क्षेत्र कौन सा है? एछार क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुई है? एछार क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ठीक है, बात क्लियर है? एछार क्षेत्र से प्राप्त हुई है। यहां के जो लोग हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति के मिले, जो काकेशियन प्रजाति के अंतर्गत आता है। अब ये मानव की 4 प्रजातियां, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है ना, मंगोलाइड, उन प्रवृत्ति में चला गया, इसको अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल समझ लेना, जो यहां से लोग प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो को, वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड काकेशियन है। और जो कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वह भी इसी संरचना के लोगों की तरह बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? या एक बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। बाथरूम, बड़ा एक ओपन स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो 7.01 चौड़ाई इसकी और 14 इसकी लंबाई है, और इतने मीटर इसकी क्या हो जाएगी? गहराई हो जाएगी। इतने मीटर इसकी क्या हो जाएगी भैया? गहराई हो जाएगी। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? क्लियर है बताओ? आगे बात करें। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना। चलो इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है भैया, चलिए। अच्छा, एक और प्रश्न में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि मोहनजोदड़ो के एछार क्षेत्र से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस विधि से बनाई गई है? ये बनाई गई लॉस्ट वैक्स मेथड्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? लॉस्ट वैक्स मेथड है, हिंदी में इसको हम कहते हैं भैया जो द्रवी मोम विधि। क्या? द्रवी मोम विधि, द्रवी मोम विधि, लॉस्ट वैक्स मेथड। इस लॉस्ट वैक्स मेथड का यूज होता था कहां भैया? चोल साम्राज्य में। समझना ध्यान से, जो चोल साम्राज्य हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उस चोल साम्राज्य में जो कांस्य की जो प्रतिमाएं बनती थी, जितनी भी कांस्य प्रतिमाएं बनती थी, पूनम यादव जी लास्ट में बता दूंगा बैच लेने को लेकर के, अभी हम पढ़ लेते हैं, क्लास एंड करूंगा बस इस मोहनजोदड़ो को पढ़ाने के बाद ही क्लास एंड करूंगा, तो अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं।
जो लॉस्ट वैक्स मेथड की प्रवृत्ति है, इस व्यवस्था से कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी चोल साम्राज्य में, वही यहां पे बनती थी। तो आप सोच के देखो कितनी पुरानी सभ्यता है। ये कोई नहीं बताने वाला, लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये क्या भैया, हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मोहनजोदड़ो का वो एक वृहद स्नानागार है जो उनको प्राप्त हुआ है, महान स्नानागार है। इससे भी एक एनसीईआरटी लेवल का सवाल बन सकता है। इससे अगर आप देखेंगे, इसमें एक तो यहां से और एक यहां से आप देखेंगे तो दो तरफ से सीढ़ियां हैं, दो तरफ से सीढ़ियां हैं उतरने के लिए। इस स्नानागार में दो तरफ से क्या दे रखी है, सीढ़ियां दे रखी हैं। चारों तरफ छोटे छोटे कमरे से, याद रखना, चारों तरफ छोटे छोटे से कमरे हैं, चारों तरफ छोटे छोटे कमरे टाइप के, याद रख लीजिएगा। एक और पेपर में एडवांस लेवल पर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि भैया यह जो स्नानागार था, इस स्नानागार में पानी कहां से लाया जाता था, इस स्नानागार में पानी कहां से भरा जाता था? क्या इसमें सिंधु या उसकी सहायक नदियों से पानी लाकर के भरा जाता था? नहीं, याद रख लीजिएगा। इसमें जो पानी भरा जाता था वो कुआं या बावड़ी से भरा जाता था। कुआं या बावड़ी टाइप की जो होती थी, वहां से पानी इनमें भरा जाता था। किसी मुख्य कोई उत्सव पे, मुख्य उत्सव टाइप का क्या कोई त्योहार टाइप का, या कोई जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते होंगे, उस समय पर इनमें पानी भरा जाता था, बाद में इसको खाली कर दिया जाता था। पानी का रिसाव ना हो इसलिए इसमें चारकोल की लेयर भी चढ़ाई जाती थी। चारकोल लेयर, आजकल कहते हैं डावर, जिसको हम चारकोल की लेयर भी चढ़ाई जाती थी। इस तरीके से होता था। तो ये इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी, याद रखना। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो बता देना कमेंट करके, हाँ सर ये है। महत्वपूर्ण बात यह है, इस बात को थोड़ा समझना। ये और एक बात समझना कि एछार क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति भी मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया, याद रख लीजिएगा। एछार क्षेत्र से, ठीक है गुरुजी, आप ऐसे पढ़ाते हैं, लगता है प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो। धन्यवाद गुरुजी, बस पढ़ते रहो भैया। ऐसे कमेंट ऑफलाइन में और कर देना, आशुतोष ऐसे कमेंट ऑफलाइन में और कर देना। सर आज की क्लास में बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला। हम पहले भी इस टॉपिक को पढ़े थे, लेकिन इस तरह से कभी नहीं बताया था। ठीक है भैया, एकदम से बढ़िया पढ़ेंगे सहदेव भाई, आप बढ़िया से पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, एकदम बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ऐसी कमेंट ऑफलाइन में कर देना सहदेव, सैलरी बढ़ जाएगी मेरी। ठीक है, चलो। और किसी ने तो नहीं सुना, केवल सहदेव को बोला था मैंने और आशुतोष को बोला था। चलो मजाक था। तो एछार क्षेत्र से हमको कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए, देखो ये प्रथम ही प्राप्त हुई है। सोच के देखो कितनी तरीके से बनाई गई है, पत्थर की है। ऐसा लग रहा है जैसे वस्त्र पहने हुए, इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। देखो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसकी दाढ़ी बनाया गया है, उसको इस तरीके से दिखाया गया है जिसको कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए। ठीक है, चलो याद रख लिया। पुरोहित राजा की प्रतिमा भी इसको कहा गया। इसको कहा गया, इसको कहा गया भैया पुरोहित राजा की प्रतिमा कहा गया। क्या कहा गया इसको? पुरोहित राजा की प्रतिमा। एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ध्यान मुद्रा में है, भगवान शिव शंकर है, जिसके चारों तरफ बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण मिला है। कौन मिले? ये बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण, ऐसा एक चित्र प्राप्त हुआ है। तो पशुपतिनाथ भगवान शिव शंकर है। मिट्टी का तराजू प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी ईंट यहीं से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। गले हुए तांबे के ढेर प्राप्त हुए, गले हुए तांबे के ढेर भी यहीं से प्राप्त हुए। इस बात को नोट कर लेना, इस बात को समझ लेना। तो गले हुए तांबे के ढेर भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इन चीजों को नोट कर लेना, इन चीजों को यहां पर समझ लेना। ठीक है, चलिए। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। इसे मौत का टीला भी कहा गया मोहनजोदड़ो को। इसको सिंध का बाग कहा गया है या सिंध का नखलिस्तान कहा गया, याद रखना। इस सिंध का बाग कहा गया है, नखलिस्तान कहा गया है। कौन सा सेकंड पॉइंट की बात करिए सुषमा जी?
इसमें अभी बता दूंगा ना, पूछ लेना दोबारा। इसे मौत का टीला भी कहा गया है, सिंध का बाग या नखलिस्तान किसको कहते हैं, पेपर में पूछा गया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर है, पूरे सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यही है। सभ्यता का आध्यात्मिक शहर इसको कहते हैं, स्तूपों का शहर कहते हैं। ट्रेजेडी साइट इसको कहते हैं क्योंकि यहां पे 42 नरकंकाल मिले। ट्रेजेडी साइट 42 नरकंकाल प्राप्त हुए कहां से, मोहनजोदड़ो से, इसलिए इसको ट्रेजेडी साइट कहते हैं। लेकिन यहां पे कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। महत्वपूर्ण बात यह, जहां हड़प्पा से एचआर और वो जो 37 कब्रिस्तान मिले हैं, लेकिन यहां से कोई कब्रिस्तान नहीं मिले हैं। नखलिस्तान का मतलब क्या है, सर नाम दे दिया गया है। कुंभकारों के 6 भट्टों के साक्ष्य मिले जो कुम्हार होते हैं। एक मोहर पर सुमेरियन नावों के चिन्ह मिले हैं। क्या, सुमेरियन नावों के चिन्ह मिले हैं। अब यदि सुमेरियन नावों के चिन्ह मिले तो सुमेरु की सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसी को सुमेरु सभ्यता कहते हैं। अगर सुमेरियन नावों के चिन्ह प्राप्त हो, इसका मतलब कि मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरु की सभ्यता के बीच इनका व्यापार होता था। यह भी याद रख लीजिएगा थोड़ा, थिंक। 20 स्तंभों वाला एक भवन मिला है, 27 बाई 27 मीटर का। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली है 50 बाई 27 मोहनजोदड़ो से। अगला हो जाएगा कालीबंगा। ऐसे काफी बड़ा टॉपिक है, एक दिन में पूरा खत्म नहीं हो सकता, तो यह तो केवल मैंने आपको इतना पढ़ाया था। हाँ, दूसरा एक जरा मैं आपको बता दूं, कालीबंगा के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कालीबंगा से और जो हमको क्या प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से याद रखना, हमको कालीबंगा से हमको मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब कालीबंगा का मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों से अच्छा ठीक ठाक व्यापार होता था। और मेरे प्यारे साथियों, यही सवाल आपके पेपर में पूछा गया। अब सोच के देखो, पिछली साल जिन लोगों ने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी थी और वो लोग जब पेपर में गए होंगे तो उन्होंने तो धुआं उड़ा दिया होगा। ये जरा सवाल समझ लो, अपना पहला ही सवाल, ये जरा अपना पहला ही सवाल देख लो। जो पहला सवाल आपका था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से नगर जिनका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो हमने भी पढ़ाया कालीबंगा में। और मेसोपोटामिया की क्या, मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। क्या, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं कहां से भैया, यहां से। ठीक है, तो एक तो ये भी देखा, मेरे पढ़ाई हुए में से आ गया कंप्लीट तरीके से। यह भी मैंने पढ़ा दिया, यह भी सवाल मैंने पढ़ाया। और इससे पहले मैंने अभी की क्लास में क्या पढ़ाया, अभी की क्लास में मैंने आपको यह भी पढ़ा दिया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है, कहां से धातु की बनी है। तीसरा भी सवाल यही है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, कुबड़ वाले बैल की, जो आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाला था, पुरोहित के बाद वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारे पढ़ाने का तरीका है भैया, तो इसको मस्ती के साथ में आप पढ़ सकते हैं भैया। यह आज आपका डेमो था हिस्ट्री का। आपको अच्छा लग रहा है तो आप जाकर के आप सभी कोर्स ले सकते हैं। मैं जैसा पढ़ाता हूं वैसा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या लैपटॉप से सीधा वेबसाइट पर जाइएगा। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको जाना है सुपर कोचिंग पर। कहां पर जाना है, सुपर कोचिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सुपर कोचिंग पे क्लिक करोगे, यहां पे एग्जाम कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अलग अलग कैटेगरी के हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में लेना चाह रहे हो, टीचिंग एग्जाम में, तो टीचिंग एग्जाम पे क्लिक करोगे। जैसे आप टीचिंग एग्जाम में क्लिक करोगे, हमारे टीचिंग एग्जाम में सारे के सारे कोर्सेज चलते हैं। तो यहां दूसरे नंबर पर बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 दे रखा है, 1799 का है फॉर टिल एग्जाम। लेकिन आप इसको और सस्ता कर सकते हो। यहां पे जब आप इसको परचेज नाउ करोगे, यहां पे अपना नाम डाल देना, जैसे मैं अपना नाम डाल दे रहा हूं यहां पे, ऐसे करके ये कंपनी का नंबर है ना। तो जैसे ये इसमें मैं अपना वाला नंबर डाल दे रहा हूं, ये जो भी है ना, यहां पे हो जाएगा। अच्छा, यहां पे आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं 1799 का कोर्सेज है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज करना है, चेंज प्लान पे क्लिक करना है। और चेंज प्लान पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां से रिमूव कर देना है क्या, कूपन कोड, और यहां पे फिर अप्लाई करना है कूपन कोड। कहां पर भैया, ऊपर अप्लाई कूपन कोड। तो जब अप्लाई कूपन कोड करोगे तो यहां पे गेट बिहार एसबी लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे, अनुपम ANUPAM, जैसे आप अनुपम डालोगे और अप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे कि यह कोर्स आपके लिए 1670 रुपए का हो गया। कितने का हो गया, 1670 रुपए का हो गया। यानी जब से यह कोर्स 1795 का था, लेकिन मेरा कूपन कोड लगाने के बाद में मेरा अप्लाई कूपन कोड क्या है, अनुपम, कैपिटल में डालना है सब कुछ, ANUPAM। तो इसको डालने पर यह क्या भैया, ये कोड है आपका
डिस्काउंट का कूपन, और इसके लिए कोर्स का आपको 1670 रुपए का पड़ गया। इस तरीके से आप कोर्स खरीद सकते हो, इस तरीके से आप बिहार शिक्षक भर्ती में पढ़ सकते हो। ये डेमो था, अच्छा लगे तो एडमिशन ले लीजिएगा। 3 तारीख से हमारे कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कल आपसे मुलाकात करेंगे और सीटेट की क्लास को लेकर के, जैसा कि हमारी 4 बजे सीटेट की क्लास